इन दोस्तों, आज बात करते हैं बीपीएससी 143 भारत में राज्य राजनीति की यूनिट 5 पहचान की राजनीति के बारे में। यह यूनिट इस बुक की लास्ट यूनिट है। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15। इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे हम दलित, ओबीसी और महिलाएं। इसमें क्या क्या टॉपिक देखेंगे? दलित और ओबीसी वर्गों के अर्थ और उनकी अवधारणा, उनके प्रमुख मुद्दों, महिलाओं के मुद्दों की चर्चा करेंगे, भारत में उनके सशक्तिकरण को देखेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, भाषाई और नरजातीय समूह। इसमें हम देखेंगे भाषाई और नरजातीय समूहों का अर्थ, इन दोनों के बीच का अंतर, भाषा और नरजातीय समूह की राजनीति की चर्चा करेंगे। और चैप्टर नंबर 14 है क्षेत्र और जनजाति। तो इसमें क्षेत्र और जनजातियों के बीच संबंध, भारत में जनजातियों का क्षेत्रीय वितरण देखेंगे, भारत उनकी विशेषताओं की पहचान करेंगे, देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक लामबंदी के तरीकों की व्याख्या करेंगे। और चैप्टर नंबर 15 है नए सामाजिक समूह। इसमें हम देखेंगे नए सामाजिक समूहों की विशेषता, नए सामाजिक समूहों का अन्य समूहों से तुलना, मछुआरों की समस्याओं को जानना समझना और उनकी राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति को समझना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक समूहों को राजनीतिकरण के मुद्दों की चर्चा करेंगे, एलजीबीटी समूहों के मुद्दों की चर्चा करेंगे। तो ये थे हमारे इस यूनिट के 4 चैप्टर। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर की मदद से इन चारों चैप्टर को पूरा कवर करेंगे तथा आपको समझने में आसानी होगी। इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में दलित समुदाय की सामाजिक पहचान पर टिप्पणी करेंगे। दलित शब्द उन समुदाय को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है जिनमें ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में हाशिए पर रखा गया, जिन्हें संविधान में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है। यह शब्द मूलतः मराठी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ दबाया गया या बिखराया गया है। तो दलित जो वर्ग है उसके बारे में बात करते हैं। तो यह मुख्य रूप से मराठी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है कि सामाजिक रूप से पिछड़ापन। तो 1960 के दशक में दलित साहित्य आंदोलन के दौरान यह शब्द बहुत लोकप्रिय हुआ और 1970 के दशक में दलित पैंथर नामक संगठन के माध्यम से यह एक सामाजिक राजनीतिक पहचान बनकर उभरा। इस संगठन ने दलितों की पहचान को व्यापक रूप से परिभाषित किया, जिसमें अनुसूचित जातियों के साथ साथ अन्य वर्गों जैसे गरीब, किसान, श्रमिक, महिलाएं और बौद्ध समुदाय को भी शामिल किया गया। हालांकि समय के साथ विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद दलित शब्द का प्रयोग आमतौर अनुसूचित जाति तक सीमित हो गया। तो इसमें क्या देखने को मिला? 1960 के दशक में हमें दलित साहित्य आंदोलन चले और जिसमें मुख्य रूप से इस शब्द का प्रयोग हुआ। 1970 के दशक में दलित पैंथर संगठन का गठन हो गया जिसने संविधान में और सरकार के सामने सामाजिक राजनीतिक पहचान बनकर इसको उभारा। इस संगठन ने दलित की पहचान को परिभाषित किया और अनुसूचित जातियों के साथ साथ जो अन्य वर्ग हैं जैसे कि किसान हो गया, श्रमिक हो गया, महिलाएं हो गई और अन्य वर्गों को इसमें शामिल करवाया गया। तो यह क्या है कि समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे बदलाव हुए और 1990 के दशक तक आते आते दलित शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के रूप में होने लगा और राजनीतिक कार्यकर्ता, शिक्षावादी, मीडिया ने इस शब्द को विशेष पहचान दी, लेकिन इसकी सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। तो इसका मेन पॉपुलरिटी का रीजन इस शब्द का क्या था कि राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे अपने चुनाव प्रचार में, शिक्षावादी जो पढ़ाने वाले थे और मीडिया ने इस शब्द को विशेष पहचान दे दी। तो इसका क्या था कि सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति थी उसको हमेशा नजरअंदाज किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना को दर्शाता है जबकि अनुसूचित जाति एक प्रशासनिक कानूनी वर्गीकरण है। तो ये सबसे ज्यादा समझने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दलित है, दलित क्या है? एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना को दर्शाता है कि ये पिछड़ापन है, और जबकि अनुसूचित जाति है वो एक प्रशासन के रूप में, कानून के रूप में इसका एक वर्गीकरण है। तो इसको एक बंटवारा किया गया है कानून के रूप में। तो ये दोनों इनकी मतलब और एक दूसरे के साथ मिलकर ये संपूर्ण होते हैं, परंतु इन दोनों का
अलग अलग मतलब है और अलग अलग संदर्भ में इनका अलग अलग मीनिंग है। दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, परंतु उनके प्रयोग का संदर्भ भिन्न होता है। दोनों शब्द एक दूसरे को मिलकर पूर्ण रूप धारण करते हैं, परंतु उनका प्रयोग है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में होता है। ऐतिहासिक रूप से दलित समुदाय को निचली जातियों के रूप में देखा गया और उन्हें ऐसे कार्यों में लगाया गया जो सामाजिक रूप से हे माने जाते हैं या पिछड़ापन माना जाता है या मतलब थोड़े नीचे प्रकार के माने जाते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से दलित समुदाय को हमेशा ऐसे ही काम दिए गए, जैसे कि चमड़े का काम करना, सफाई का काम करना आदि। उन्होंने लंबे समय तक अस्पृश्यता जैसी अमानवीय सामाजिक प्रथाओं को भी सामना किया। तो इन्होंने लंबे समय तक क्या किया, छुआछूत का सामना किया और अमानवीय सामाजिक प्रथाओं का सामना किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया और दलित समुदाय के लिए आरक्षण और अन्य सकारात्मक नीतियों का प्रावधान किया। हालांकि सरकारी क्षेत्रों में कुछ सुधार देखने को मिले, लेकिन निजी क्षेत्र में सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं है और आरक्षण की मांग अब भी वहां विरोध होता है। तो इसमें क्या हुआ कि संविधान में इसको जगह दे दी गई, जिससे क्या होगा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में और अन्य नीतियों में इनको बेनिफिट मिला, परंतु निजी क्षेत्र में अब भी इसकी सामाजिक न्याय की कोई गारंटी नहीं है और जो आरक्षण की मांग थी वह अब भी उसका विरोध होता है। आज के दौर में दलित वर्ग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। फिर भी उनके सामने कई चुनौतियां बनी हुई है जो इस बात का संकेत देती हैं अब भी समावेशी न्याय की दिशा में लंबा सफर तय करना बाकी है। जब भारत, इसमें दो फैक्टर हैं, दलित है जो वो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता से बाद उनकी कंडीशन बहुत सारी चेंज हुई है। तो यह पहले क्या था कि स्वतंत्रता से पहले यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा था, परंतु स्वतंत्रता के बाद एक राजनीतिक मुद्दा और सामाजिक मुद्दा बन गया है। जो इनके बाद क्या है, स्वतंत्रता के बाद इसका राजनीतिक प्रशासन में इनका वर्चस्व बढ़ा है, क्योंकि आरक्षण के कारण इनका प्रभुत्व ज्यादा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में दलितों के प्रमुख मुद्दों और उनके संगठनात्मक आंदोलनों की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता से पूर्व और भारत में जो दलितों के प्रमुख मुद्दे थे ना और उनके संगठन आंदोलन थे उनकी चर्चा करेंगे। भारतीय समाज की संरचना में दलित समुदाय लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित रहा है। यह वर्ग परंपरागत रूप से निम्न जातियों में आता रहा है, जिसे अस्पृश्यता, अपमान और अवसरों से वंचित किए जाने की बात है जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो इसमें क्या है कि जो भारतीय समाज में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दलित समाज है उसको बहुत सारे मतलब लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इसे वंचित रखा गया है। और परंपरागत रूप से इनके साथ क्या हुआ है कि इनको निम्न जातियों में रखा गया, इनके साथ छुआछूत, अपमान और जो भी इनके अवसर थे, जो इनको अवसर मिलने चाहिए थे, उनकी समस्याओं, उनको अवसर मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले और उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दलितों के विरोध इस ऐतिहासिक अन्याय ने उनके भीतर आत्मसम्मान, अधिकारों के लिए संघर्ष की चेतना को जन्म दिया, जो विभिन्न आंदोलनों और संगठनों के माध्यम से उभरा। स्वतंत्रता से पूर्व काल में दलित आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले का दलित आंदोलन असमानता, जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध आवाज उठाने वाला एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रयास था। इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले दलित आंदोलन का क्या मुद्दे थे, असमानता, जाति और सामाजिक बहिष्कार, ये इनके प्रमुख मुद्दे थे। इनकी विशेषताओं को देखते हैं। पहला है सामाजिक सुधार पर केंद्रित पहल। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया सत्यशोधक समाज आंदोलन सामाजिक असमानता के विरुद्ध पहला संगठित प्रयास था, जिसमें जाति विहीन समाज और नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं, विशेषकर दलित और मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए। तो सबसे पहले सामाजिक सुधार में हमारा देखने को मिलता है ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया सत्यशोधक समाज आंदोलन, जिसमें उन्होंने क्या किया, स्कूलों का निर्माण किया गया, जो विशेषकर किसके लिए था, दलित और मुस्लिम लड़कियों के लिए था। दूसरा देखते हैं दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन। यह क्या था, ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में तमिलनाडु में चले इस आंदोलन ने जाति विरोधी चेतना को सशक्त किया और सामाजिक समानता की मांग को प्रमुखता दी। तो जो पेरियार थे उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में आंदोलन चला, जो कि जाति विरोधी चेतना को सशक्त किया उन्होंने और सामाजिक समानता की मांग
को उठाया। और इसमें अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है अन्य क्षेत्रीय आंदोलन। बंगाल के नाम शूद्र आंदोलन और पंजाब में आदि धर्म आंदोलन ने स्थानीय दलित समुदायों की पहचान और अधिकारों को सामने लाने का कार्य किया। बंगाल में और पंजाब में जो आंदोलन हुए, उन्होंने क्या किया, दलित समुदाय को और उनकी पहचानों और उनके अधिकारों को लोगों के सामने लाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नेतृत्व। डॉक्टर भीमराव ने दलितों को न केवल कानूनी और राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रेरित किया, बल्कि संगठित रहने की दिशा में भी काम किया। उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बाद में AICF एवं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया RPI के माध्यम से दलित की राजनीतिक राममंदी को दिशा दी उन्होंने। तो क्या है कि अंबेडकर जो नीति थी, उन्होंने इनके दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने कानूनी और सामाजिक लेवल पर बहुत सारे इनके लिए काम किए। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलन एवं लामबंदी विशेषताएं। RPI का गठन और उसकी भूमिका। डॉक्टर भीमराव की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने RPI की स्थापना की, जिसने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रभाव डाला, किंतु बाद में आंतरिक मतभेदों के कारण इसका प्रभाव घट गया, लेकिन शुरुआत में इसका महत्व बहुत था। दलित पैंथर का उभार 1970 के दशक में। महाराष्ट्र में नामदेव दसाल और राजा ढाले जैसे युवा नेताओं ने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए दलित पैंथर का संगठन किया। इसने साहित्य, कला और आंदोलन के जरिए कई चेतना को जन्म दिया। बसपा का उदय और काशीराम की भूमिका। 1980 के दशक में काशीराम द्वारा बामसेफ, DS4 और फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के साथ दलित राजनीति को संगठित और चुनावी दिशा मिली। मायावती जैसे नेताओं ने उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्ति कर दलितों के हितों को सरकारी नीति में शामिल करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है असमान स्वरूप और क्षेत्रीय विविधता। देश के विभिन्न हिस्सों में दलित आंदोलन की तीव्रता रणनीति अलग अलग रही है। कहीं यह चुनावी राजनीति तक सीमित रहा, तो कहीं यह सामाजिक न्याय और पहचान की रक्षा तक विस्तृत हुआ। दलित आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र में वंचित समुदाय की आवाज को सशक्त बनाया। स्वतंत्रता पूर्व काल में जहां आंदोलन सामाजिक चेतना और विरोध का प्रतीक था, वही स्वतंत्रता के बाद संगठनात्मक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। तो इसमें क्या देखने का, दो फेज थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले क्या चेंजेस हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या चेंजेस हुए। हालांकि अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, परंतु दलित समुदाय की लामबंदी ने सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर संघर्ष किया है और संघर्ष अब भी चल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की सामाजिक संरचना को स्पष्ट करते हुए उनके प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग की अवधारणा संरचना को समझते हुए उनके सामने उपस्थित प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करेंगे। तो इसमें OBC के बारे में मेन मुद्दा है, उनकी सामाजिक संरचना को देखना है, उनके सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक मुद्दों के बारे में चर्चा करनी है। भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग एक ऐसा व्यापक सामाजिक समूह है जिसमें वे जाति आती है जो पारंपरिक रूप से सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी है। यद्यपि यह वर्ग अनुसूचित जातियों की तरह अस्पृश्यता, छुआछूत का अनुभव नहीं करता है, फिर भी सामाजिक श्रेणीकरण में उनका स्थान उच्च जातियों से नीचे रहा है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत इन वर्गों को आरक्षण एवं विशेष अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो OBC एक जटिल प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कई जातियां आती हैं जो अनुसूचित जातियों से तो ऊंची हैं, लेकिन उच्च जातियों से नीचे आती हैं, लेकिन इनको अनुसूचित जनजातियों की तरह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। फिर भी इनको संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत वर्गों में आरक्षण और उनके विशेष अवसर प्रदान किए गए हैं। OBC वर्गों की संरचना जटिल एवं विविध है, जिसमें कृषक जातियां, पारंपरिक सेवा देने वाली जातियां जैसे नाई, बढ़ई, कुमार, धोबी आतियां हैं तथा कुछ भूभाग स्वामी जातियां भी शामिल है। इन जातियों की पहचान अक्सर परंपरागत पेशों और सामाजिक पदानुक्रम में स्थान के आधार पर की जाती है। उत्तर भारत में यादव, कुर्मी, जाट, गुज्जर आदि तथा दक्षिण भारत में वोकालिंगा और लिंगिया जैसी जातियां इस वर्ग का प्रमुख है। कुछ जातियां जैसे मराठा, पटेल, कापू आदि OBC दर्जे की मांग कर रही है। तो OBC वर्ग की संरचना क्या है, बहुत जटिल है। तो इसमें कई जातियां आती हैं, कई प्रकार के कार्य करने वाले लोग आते हैं।
तो कोई भूस्वामीय जातियां भी शामिल है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु अनुच्छेद 340 के तहत आयोगों का गठन किया गया। प्रथम आयोग काका कालेकर का नेतृत्व में 1953 में बना, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू नहीं की गई। दूसरा आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, 1978 में गठित हुआ। इस आयोग ने लगभग 4000 जातियों को ओबीसी श्रेणी में चिन्हित किया और 27% आरक्षण की अनुशंसा की, जिसे 1990 में लागू कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में इस आरक्षण को क्रीमी लेयर की शर्त के साथ वैध ठहराया। ओबीसी वर्गों के समक्ष कई प्रकार के मुद्दे हैं, जिसमें देख सकते हैं प्रभावशाली जातीय और अति पिछड़े वर्गों के बीच आरक्षण के बंटवारों की मांग की गई और उन मांग को 1990 में पूरा हुआ। कुछ जातियों द्वारा ओबीसी कोटे से बाहर निकलकर SC/ST कोटे में शामिल होने की मांग है, तो कई जातियों को ओबीसी में रखा गया, परंतु वो मांग कर रहे हैं कि उनको SC/ST श्रेणी में रखा जाए। सांस्कृतिक पहचान और प्रतीकों को मान्यता दिलाने की मांग, सांस्कृतिक पहचान प्रतीकों की मान्यता दिलाने की मांग उठ रही है। ओबीसी वर्ग में शिक्षा और रोजगार में समुचित प्रतिनिधित्व की चुनौती है। इन मांगों और मुद्दों पर विभिन्न राज्यों में आयोगों जैसे छेदीलाल साथी आयोग, हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ और अलग अलग नीतियां अपनाई गई। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में पिछड़ा वर्ग की अलग अलग श्रेणी बनाकर उन्हें लाभ देने के प्रयास हुए। तो अलग अलग स्टेट में इनकी अलग अलग हिसाब से ओबीसी वर्ग में फायदे दिए गए तथा इनको आरक्षण दिया गया। ओबीसी आंदोलनों को 1960-70 के दशक में समाजवादी नेताओं और किसान नेताओं का सहयोग मिला। राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं ने ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास किए। इसे क्या निष्कर्ष निकलता है? ओबीसी वर्ग भारतीय समाज के गतिशील और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई इकाई है, जिसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण और आर्थिक सुधार की दिशा में अब भी अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। मंडल आयोग से लेकर कर्पूरी फार्मूला तक इन वर्गों को सशक्तिकरण की यात्रा लगातार जारी है। तो ओबीसी वर्ग एक जटिल प्रकार की आरक्षण व्यवस्था है, जिसमें कई जातियां शामिल हैं तथा कई व्यवसाय करने वाले शामिल है, जिसको सामाजिक और प्रशासनिक इकाइयों में उनका प्रभुत्व देने के लिए ओबीसी वर्ग का निर्माण किया गया है। भारत में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का विवेचन कीजिए। भारत में महिलाओं की कंडीशन देखनी है। भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक दृष्टि से उतार चढ़ाव से गुजरी है। जहां एक समय वे सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक रूप से सक्रिय थी, वहीं मध्यकाल में उनकी भूमिका सीमित हो गई। आधुनिक भारत में यद्यपि महिलाएं राजनीति, प्रशासन, शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रही हैं, परंतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर उन्हें अब भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राचीन काल में क्या था? महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाहर जाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी पाबंदियां थी। परंतु समय समय के साथ इनकी कंडीशन में सुधार होता गया और आधुनिक भारत में अभी महिलाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। महिलाएं क्या है कि शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया उनको। उनको क्या है, प्रशासन में भी, स्थानीय प्रशासन में भी उनको स्थान मिला है, आरक्षण मिला है। महिलाएं राजनीति में भी हिस्सा ले रही है, परंतु अब भी उतना लेवल बराबर आया नहीं है, क्योंकि जिसमें कि वो अपने अधिकारों, परंतु अब भी उनको इतने अधिकार प्राप्त नहीं है। सामाजिक असमानताएं क्या है? आज भी अधिकांश महिलाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अधीन है, जहां विवाह, जीवन शैली और करियर संबंधी निर्णय में उनकी स्वतंत्रता सीमित रहती है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं अब भी समाज में व्याप्त हैं। तो महिलाएं अब भी क्या है कि पितृसत्तात्मक समाज में है, जहाँ क्या है उनको अपने मर्जी से विवाह, उनकी जीवन शैली और उनको करियर डिसाइड करने का अभी निर्णय नहीं मिलता है। आर्थिक सीमाएं, भले ही महिलाएं कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, परंतु वेतन असमानता, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और आर्थिक निर्णयों से वंचित रहना उनकी प्रमुख समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी विकट है। शहरों में फिर भी महिलाएं थोड़ी स्वतंत्र है, परंतु ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उनकी स्वतंत्रता थोड़ी कम है। राजनीतिक प्रतिबंध, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय निकाय में आरक्षण के बावजूद अनेक महिलाएं प्रोक्सी प्रतिनिधि की भूमिका में होती हैं। संसद और विधानसभाओं में उनके लिए प्रस्तावित 1/3 आरक्षण अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। स्थानीय प्रशासन में उनको आरक्षण दिया गया है 33%, परंतु संसद और विधानसभाओं में उनको अब भी आरक्षण लागू नहीं हुआ है। कानूनी सुधार और उसका प्रभाव,
निर्भया कांड के बाद न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे कि पीछा करना, अवांछित स्पर्श और अपराध की श्रेणी में लाना, बलात्कार के लिए कठोर सजा इत्यादि। इस प्रकार घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 और कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 ने महिलाओं के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान किया है। तो इसके बाद क्या, निर्भया कांड हो गया, उसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा की एक समिति बनी थी, उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी, तो उसके बाद क्या, बहुत सारे सुधार हुए कानून में। तो उनमें क्या हुआ था कि उनके साथ जो टॉर्चर होता है, जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ कानून बनाए गए तथा कठोर सजा की प्रावधान किया गया। महिला आंदोलन की भूमिका, चिपको आंदोलन, शराबबंदी, मूल्यवर्दी के विरोध में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने न केवल सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया बल्कि पितृसत्ता को चुनौती दी। 1970 के दशक में महिला आंदोलन ने लैंगिक समानता की मांग को संस्थागत रूप दिया। तो इसमें क्या है, महिलाओं ने कई आंदोलनों को लीड भी किया, जैसे कि चिपको आंदोलन, शराबबंदी, मूल्यवर्दी, इस प्रकार के कई आंदोलन किए जिन्होंने महिलाओं ने लीड किया और इसका समाज पर पॉजिटिव इफेक्ट आया, जिसमें महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान हुई, विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाएं। तो इसमें क्या है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय की महिलाएं दोहरी मार झेलती हैं। वर्ग आधारित और लिंग आधारित भेदभाव, इनके सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, जैसे आरक्षण में आरक्षण के भीतर आरक्षण। तो जैसे क्या है कि हमारे पास दलित और आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाएं हैं, वो वैसे ही पहले पिछड़ी हैं और उसमें समाज में एक महिलाओं के लिए और पिछड़ापन है, तो इसमें उनको क्या है, दोहरी मार झेलती हैं। इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन अभी भी सामाजिक मानसिकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक संरचनाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत में सुधार तो हुआ है, पर अभी भी क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों में इनकी परिवर्तन की और आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण तभी पूर्ण होगा जब उन्हें केवल अधिकार नहीं बल्कि निर्णय लेने की वास्तविकता शक्ति प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप भाषाई और नरजातीय समूहों से क्या अभिप्राय समझते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाषाई नरजातीय समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये समूह समाज के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक पहचान आधारित विविधताओं को दर्शाते हैं। तो क्या है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, भाषा और नरजातीय समूह होते हैं। भाषाई आधार पर समूह होगा और नरजातीय समूह हो गया, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये समूह क्या है, समाज के भीतर सांस्कृतिक और पहचान आधारित विविधता को दर्शाते हैं। क्या क्या हमारे इसमें डिफरेंस है? अल्पसंख्यक शब्द उन समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है जिनकी संख्या किसी बड़े समूहों की तुलना में कम होती है, इसलिए यह एक तुलनात्मक अवधारणा है कि किसी समूह को अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक के रूप में पहचानने का आधार उस विशेष पहचान तत्व पर निर्भर करता है जिसे वह समूह जाना जाता है, जैसे कि भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और परंपरा या आर्थिक स्थिति। भारत में आमतौर पर किसी समुदाय की पहचान एक विशेष आधार जैसे कि भाषा, धर्म या क्षेत्रीयता के अनुसार की जाती है। विशेषकर धार्मिक पहचान को यहाँ अक्सर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है। तो मेनली क्या है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हमारे देश में कैसे देखते हैं, भाषा के आधार पर। जैसे एक देश में या एक राज्य में जिस भाषा के ज्यादा लोग हो गए वो बहुसंख्यक, जो कम हो गया अल्पसंख्यक। इसी प्रकार धर्म के नाम पे हो गया, जैसे हमारे देश में हिंदू ज्यादा है तो हिंदू धर्म बहुसंख्यक हो गए। जैसे अलग और धर्म हो गए, जैसे मुसलमान, ईसाई, ये क्या है, अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार जाति के आधार पर है, किसी एक राज्य में कौन सी जाति ज्यादा है वो बहुसंख्यक होगी और कम होगी। इसी प्रकार संस्कृति, परंपरा और आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देशों में क्या होता है, जैसे अमेरिका और यूरोप हो गया, में सामाजिक वैज्ञानिक समुदाय की पहचान को बहुआधारित संकेतों से जोड़कर नरजातीय या सांप्रदायिक दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये एक ही मीनिंग होता है इनका, नरजातीय जोड़ लो या सांप्रदायिक जोड़ लो। कई बार ये शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भारतीय संदर्भ में प्रख्यात समाज शास्त्री दीपांकर गुप्ता का विचार है कि नरजातीय और सांप्रदायिकता के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। उनके अनुसार नरजातीयता संरचना को दर्शाती है जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता और राजनीतिक सीमा से जोड़ती है, जब सांप्रदायिकता संगठनों या पहचानों की ओर संकेत करती है जो राष्ट्र राज्य की राजनीतिक परिधि में संगठित नहीं होती। तो इसमें क्या है कि भारत में क्या है, भारत में देखेंगे हम तो एक समाजशास्त्री थे दीपांकर गुप्ता, उन्होंने अपने विचार रखे। तो इसमें क्या रखा, नरजातीयता और सांप्रदायिकता के बीच अंतर उन्होंने बताया। तो उनके अनुसार क्या बताया कि नरजातीयता होती है वो संरचना को दर्शाती है, जैसे कि किसी राष्ट्र का हो गया, राष्ट्रीय और राज्य की संप्रभुता और राजनीतिक सीमा हो गई, तो उनसे जुड़ी हुई है। और जबकि सांप्रदायिकता क्या है, उन संगठनों से जुड़ी है, ना कि सीमाओं से। तो जो संगठन होते हैं, लोग होते हैं, उनकी ओर से जुड़ी होती है, जो राष्ट्र राज्य की राजनीतिक परिधि में संगठित नहीं होते हैं। इस दृष्टिकोण से नरजातीयता एक संगठित सामूहिक पहचान की ओर संकेत करती है
जबकि सांप्रदायिक अधिकतर असंस्थागत। तो इस प्रकार क्या देख सकते हैं, नर जातियां एक संगठित समूह पहचान की ओर मतलब इशारा करती है कि ये संगठित और सामूहिक पहचान है, जबकि सांप्रदायिक क्या करते हैं, असंस्थागत पहचान से उभरती है। भाषाई नरजातीय समूह केवल संख्या आधारित पहचान नहीं, बल्कि वे सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। इनके अध्ययन से लोकतंत्र में विविधताओं के साथ समरसता बनाए रखने की संभावनाएं उजागर होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई समूह किसे कहते हैं? भारत में भाषाई समूह की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 1968 की शिक्षा नीति के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसमें त्रिभाषाई सूत्र को भी देखेंगे जो 1968 की शिक्षा नीति में आया था। भारत में भाषाई समूहों को उनकी उपस्थिति के आधार पर दो स्तरों में समझा जा सकता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य और संघीय क्षेत्र के आधार पर। तो इसमें भारत में दो स्तर बनाए गए हैं, एक राष्ट्रीय स्तर और एक राज्य स्तर पर। राज्य स्तर के भीतर भाषाई विविधता के कई आयाम होते हैं, जहां अनेक भाषाई अल्पसंख्यक समूह विद्यमान होते हैं। तो इसमें क्या है कि एक स्टेट के अंदर कई भाषा समूह विद्यमान हो सकते हैं, जिसमें एक बहुसंख्यक होगा, एक अल्पसंख्यक होगा। अखिल भारतीय स्तर पर यदि देखा जाए तो हिंदी भाषियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, हिंदी भाषियों की संख्या अधिक है, वे भाषाई बहुसंख्यक समूह में आते हैं। जबकि अन्य भाषाएं बोलने वाले तुलनात्मक रूप से अल्पसंख्यक, जैसे तमिल, तेलुगु, पंजाबी इत्यादि। किंतु यही भाषाई अल्पसंख्यक कई राज्यों में बहुसंख्यक हो सकते हैं। इस तरह प्रत्येक राज्य में ऐसे लोग रहते हैं जो राज्य की मुख्य भाषा न बोलते हुए किसी अन्य समुदाय की से ताल्लुक रखते हैं, ये स्थानीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक माने जाते हैं। इस प्रकार एक मान सकते हैं हम कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी बहुसंख्यक है, परंतु किसी स्टेट में वो अल्पसंख्यक हो सकती है, जैसे तमिल, तेलुगु और पंजाब में। तो हालांकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, परंतु इसने राज्यों के भीतर भाषाई बहुलता को समाप्त नहीं किया। प्रत्येक राज्य में अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं, विशेष उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां दो राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, वहां के निवासी प्राय पड़ोसी राज्यों की भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कर दिया, परंतु राज्य के अंदर जो है वो बहुलता को समाप्त नहीं किया गया। जैसे कई राज्य हो गए, उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में जो दो राज्यों की सीमा लगती है, जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा का मान लो, तो जहाँ पंजाब के लोग हैं वो हरियाणा की भाषा बोलते मिलेंगे, और जो हरियाणा के लोग हैं क्या पता वो पंजाब की भाषा बोलते मिलेंगे, पंजाबी बोलते मिलेंगे। भारत में भाषाई विविधता। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। तो इस प्रकार 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें अधिकतर भाषाएं संबंधित राज्यों की प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है। हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शब्दावली में संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाओं से भी शब्द लिया जाता है। तो हिंदी में क्या है कि अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं, तो इस प्रकार इसको क्या है कि संपर्क भाषा के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त देश भर में सैकड़ों बोलियां भाषाएं प्रचलन में है। इसमें से कई समुदाय 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को शामिल करवाने के लिए मांग कर रहे हैं, मांग उठी है और ये उठती भी रही है। भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिलने का निर्णय प्राय राजनीतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो भाषा को संवैधानिक दर्जा कौन देता है? राजनीतिक लाभ के लिए इसको राजनीतिक कारकों पर निर्भर करता है। सिंथिया ग्राफ के अनुसार भारत में भाषा एक राजनीतिक विषय बन चुकी है और अल्पसंख्यक भाषाओं की जनगणना में की जाने वाली वर्गीकरण पद्धति उनके बोलने वालों की वास्तविक संख्या को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। जैसे तमिलनाडु का मान लो, तमिलनाडु में क्या है कि जो तमिल भाषा के लोग हैं वो अपनी भाषा के आधार पर चुनाव लड़ते हैं तथा अपने मुद्दों को उठाते हैं, जिससे वो अपने राज्य में चुनाव जीतते हैं। हालांकि इन भाषाओं को औपचारिक प्रशासनिक मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु वे समुदाय की सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी भाषा हो अपनी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनकी पहचान होती है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 30 में भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। तो आगे देखेंगे हम त्रिभाषा सूत्र फार्मूला। इसको ये क्या फार्मूला है? भारत में भाषाई बहुलता को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा में भाषाओं के संतुलन को बनाए रखने हेतु त्रिभाषाई फार्मूला की परिकल्पना की गई। इस नीति का उद्देश्य बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं में दक्ष बनाना था। यह फार्मूला पहली बार 1950 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में प्रस्तुत हुआ और बाद में कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों के आधार पर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे शामिल किया गया। तो इसमें क्या है कि कम से कम जो स्टूडेंट है उसको 3 भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी 8वीं कक्षा तक।
इस फार्मूले के अनुसार सभी छात्रों को कक्षा 8 तक 3 भाषाएं सीखनी होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा। हिंदी भाषी राज्यों में 3 भाषा सामान्यतः दक्षिण भाषा की कोई एक भाषा होती है, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किया गया है। भाषा चूंकि राज्य सूची का विषय है, अतः इस उत्तर का क्रियान्वयन राज्यों के विवेक पर आधारित है। इसका परिणाम यह है कि कुछ राज्यों ने 3 भाषाओं के रूप में लागू किया, जबकि कुछ ने 4 भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था अपनाई। तो इसके लिए क्या है कि कुछ आलोचना एवं व्यवहारिक समस्याएं भी आई। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि त्रिभाषा फार्मूला व्यवहार में असमान रूप से लागू हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्रों में 2 भाषा फार्मूला जैसा व्यवहार करता है, जबकि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में कभी कभी 4 भाषाएं सीखनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त यह आरोप भी लगाया गया है कि यह नीति भाषाई अल्पसंख्यकों की मातृभाषा को उपेक्षित करती है। तो कोई भी कानून बना जाए, कोई भी नीति बनाई जाए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसी प्रकार ये क्या है कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में मेनली 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं, और नॉर्थ इंडिया में क्या है, उत्तर भारत में क्या है कि यह 2 भाषा फार्मूला रहते हैं, हिंदी और या कोई एक भाषा। इसमें मेनली इंग्लिश आती है, तो उत्तर भारत में हिंदी और इंग्लिश सीखी जाती है, बल्कि दक्षिण भारत में क्या है, उनको हिंदी भी सीखनी पड़ती है और इंग्लिश, और साथ में अपनी लोकल लैंग्वेज। हालांकि संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है, फिर भी उनकी भाषाओं को व्यापक संरक्षण देने हेतु राज्य या केंद्र द्वारा पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या है कि जो अल्पसंख्यक है उसकी सांस्कृतिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है, फिर भी उनकी भाषा को मतलब संरक्षण देने को हेतु कोई ज्यादा विशेष कार्य हुआ नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन